दोस्तों, स्टडी विथ सुजीत सर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोई भी सैटेलाइट कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है इसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां आपको दी थी और फिर मैंने ऑर्बिट के बारे में बात कही थी। तो आज मैं ऑर्बिट यानी कक्षा के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले समझिए कक्षा कहते किसे हैं, ऑर्बिट है क्या। देखिए, किसी भी खगोलीय पिंड, कोई भी खगोलीय पिंड हो, पृथ्वी हो या आपका सूर्य हो, कोई भी खगोलीय पिंड हो या मंगल हो, किसी भी खगोलीय पिंड के चारों ओर वह भाग जिसमें कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उस पथ को, उस वृत्ताकार पथ को या दीर्घ वृत्ताकार पथ को हम जो है वो ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। अब देखिए, कक्षा के प्रकार क्या है ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि कक्षा के प्रकार क्या है। तो कक्षा के प्रकार को आवश्यकता के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कि मैंने पहले लिखा है पिंड के आधार पर। पिंड का मतलब वो कौन सा खगोलीय पिंड है जिसके चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है, तो वो उस पथ को या उस कक्षा को क्या कहेंगे। जैसे अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर का जो पथ है, जो ऑर्बिट होगी, उसे हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट या भू केंद्रीय कक्षा या इसको हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहेंगे। फिर भू कक्षा भी कह सकते हैं आप। और सन यानी आपका सूर्य के चारों ओर का जो पथ होगा जिस पर कोई भी उपग्रह चक्कर लगाता है तो उस पथ को हेलियो ऑर्बिट कहते हैं। और मून यानी चंद्रमा के चारों ओर कोई चक्कर लगाता है, कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसे हम लूनर ऑर्बिट कह सकते हैं दोस्तों। और मार्स यानी मंगल के चारों ओर का जो पथ है, जो वृत्तीय पथ है या दीर्घ वृत्ताकार पथ है, उसे हम मार्शियल ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन उपयोगिता जो है, हम जो सैटेलाइट भेजते हैं वो जो उपयोगिता होती है दोस्तों, वो जियोसेंट्रिक ऑर्बिट की होती है। तो मैं डिटेल में जियोसेंट्रिक ऑर्बिट पे आता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट को कई तरीके से समझा जाता है। एक तो ऊंचाई के आधार पर, फिर झुकाव कोण के आधार पर क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जियोसेंट्रिक ऑर्बिट जो है वो ऊंचाई के आधार पर उसको कितने ग्रुप में यानी कितने प्रकार की मानी जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो है आपका नियर अर्थ ऑर्बिट, इसको कहते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। और ये जो है, ये समझिए कि 200 किलोमीटर से कम, यानी 200 किलोमीटर से कम का जो क्षेत्र है उसे हम नियर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अब अगर उपग्रह की दृष्टि से देखें इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी बंधु कोई उपयोगिता नहीं। यहां पर कोई भी सैटेलाइट नहीं भेजे जाते, कोई इसकी उपयोगिता होती नहीं है। उसके बाद आते हैं एलईओ। एलईओ क्या है? एलईओ जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात ये इसका जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच। और बहुत सारे उपग्रह इसी कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में हम स्थापित करते हैं। बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं, जैसे भारत का IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी, किसी भू क्षेत्र के पिक्चर लेने में बहुत सारा काम करता है। बाकी जो सैटेलाइट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा मैं एक पूरा टॉपिक बनाऊंगा जिसमें केवल सैटेलाइट के बारे में ही बात करूंगा। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मूलतः जो है एलईओ पर स्थापित किया जाता है दोस्तों। ठीक इसके बाद आते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या है? देखिए, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो है, अगर आप देखें, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट भेजे जाएंगे तो वो 3 से 4 चक्कर, एक दिन में लगभग 3 से 4 चक्कर लगाएगा। यानी इसका जो वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा वो, यानी आवर्त काल जो होगा उसका ज्यादा होगा। आवर्त काल इसका कम होगा
और ये बहुत जल्दी जल्दी आपके अर्थ का चक्कर लगाएगा। लेकिन जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा वो एक दिन लगभग 2 चक्कर लगाएगा। यानी इसका जो आवर्त काल होगा, टाइम पीरियड होगा, इसकी तुलना में इसका जो आवर्त काल है वो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा, इसका टाइम पीरियड जैसे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। और जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो उसका चक्कर लगाएगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कम होती जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसकी वो कम होती जाएगी और जो चक्कर लगाने का समय है वो भी बढ़ता जाएगा। तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ये 2 चक्कर लगाएगा, ये 3 से 4 चक्कर लगाएगा। और बंधु देखिए, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं मुख्य रूप से इसकी जो ऊंचाई होती है वो 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर का मध्य का जो है उसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट मान लेते हैं। यहां पर समांतर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वैश्विक, ठीक है, वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट हम जो लॉन्च करते हैं वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में मूलतः लॉन्च किया जाता है। अब बात करते हैं एचईओ। एचईओ यानी हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट का मतलब जिसकी पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर है, जिसमें कुछ 150 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये आपका 36,000 किलोमीटर होती है जिसे हम कहते हैं एचईओ। और यहां पर जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं संचार के उपग्रह भेजे जाते हैं। अगर आप देखें आज तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो ऑर्बिट है वो एचईओ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक देश में कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो एचईओ पे लॉन्च किए जाते हैं। और साथ में यहाँ पर भारत का IRNSS भी है। IRNSS का मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। असल में आप जीपीएस देखते हैं, जीपीएस प्रणाली जो हम यूज करते हैं वो अमेरिका की है। जब आप देखेंगे कारगिल वार हुआ था तो जीपीएस प्रणाली 1900 अगर आप देखें कारगिल वार में तो अमेरिका ने जीपीएस प्रणाली देने से मना कर दिया था। और उस समय चूंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे थे, हम लोग प्लेन में थे, तो हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे, यानी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी। उस समय भारत ने डिसाइड किया कि हम भी अपना IRNSS प्रणाली डेवलप करेंगे, जो कि ये 7 सैटेलाइट का है, जबकि जीपीएस जो 31 सैटेलाइट का है। खैर मैं इसके बारे में एक स्पेशल आपका जब सैटेलाइट के बारे में बात करूंगा तो ये सारी चीजें उसमें चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे ऊंचाई के आधार पर मैंने आपको जो कक्षाएं बताई वो 4 कक्षाएं बताई। अब इसके बाद मैं बात करूंगा झुकाव कोण के आधार पर। झुकाव कोण के आधार पर जो कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है, यानी झुकाव कोण के आधार पर जियोसेंट्रिक ऑर्बिट का वर्गीकरण। तो सबसे पहला मैं बात करता हूं पोलर ऑर्बिट। आपके जहन में बार बार आता होगा कि पोलर ऑर्बिट क्या है। इसको हिंदी में ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, ध्रुवीय कक्षा इसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट। अब देखिए पोलर ऑर्बिट का नाम पोलर ऑर्बिट इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर है और ये अर्थ है आपकी। तो जब आपका जो ये 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जब कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट इस पोल के परितः पृथ्वी का चक्कर लगाए तो उसे पोलर हम ऑर्बिट कहते हैं। देखिए इस तरीके से, यानी वो दोनों पोल जो देख रहे हैं नॉर्थ पोल, और वो पोल के चारों ओर पोल के परितः चक्कर लगाए तो उसे हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। अब पोलर ऑर्बिट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लीजिए। पहला तो ये देखिए, ये आपका इक्वेटर है। जो पोलर ऑर्बिट पे कोई भी उपग्रह चक्कर लगाएगा इस ऑर्बिट पे तो उसका इक्वेटर के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। इक्वेटर के साथ उसका 90 डिग्री का कोण होता है और इसकी ऊंचाई लमसम 600 किलोमीटर प्लस माइनस 200 किलोमीटर, यानी कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर आप देखें
तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में आ जाता है। ऊंचाई के हिसाब से देखें इसकी कक्षा लगभग ये होती है। और कक्षीय अवधि देखें तो 100 मिनट। दोस्तों देखिए, जब कक्षीय अवधि 100 मिनट की है तो इससे क्या है कि ये सैटेलाइट बहुत जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। और इसमें खास बात ये होगी कि अगर आप कहें कि हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो बीच बीच में चर्चा होती स्पेस डेब्रीज की। स्पेस डेब्रीज का मतलब जब सैटेलाइट ये चक्कर लगाएगा और इसकी टाइम पीरियड 100 मिनट है तो उससे होगा क्या, एक तो ये वायु क्षेत्र में रहेगा तो वायुमंडलीय घर्षण होगा, एक तो वायुमंडलीय घर्षण होगा, दूसरा बहुत नजदीक होने के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ेगा, आंशिक प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और साथ में वायुमंडलीय घर्षण के प्रभाव के कारण इस सैटेलाइट में क्षति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और विचलन होने की संभावना ज्यादा होती है, इंक्लिनेशन होने की यानी विचलन होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो जो विचलन इसमें होने की संभावना ज्यादा है और क्षति क्योंकि विचलन होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इस यहां पर जो स्थापित किए जाते हैं सैटेलाइट मूलतः देखेंगे तो उसकी उम्र, उसकी एज कम होती है, यानी बहुत जल्दी वो समाप्त हो जाते हैं। साथ में ये ईंधन का भी ज्यादा उपयोग करेगा जो या इस कक्षा में जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे। और स्पेस डेब्रीज, क्योंकि वो टूटेंगे तो स्पेस डेब्रीज भी सबसे ज्यादा आपको दिखेगा आपको जो है। तो इस वजह से ये जो यहाँ पर भेजे जाते हैं इसमें ईंधन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था होती है जिससे कि ईंधन उस सैटेलाइट तक पहुंचाया जा सकता है। और यहां पर देखिए जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वो सुदूर संवेदी उपग्रह है, ठीक है। इसमें जो स्थापित किए जाते हैं बंधु वो सुदूर संवेदी उपग्रह है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को इस कक्षा में अक्सर स्थापित किया जाता है दोस्तों। फिर मैंने आप देखिए, अब अगला इसमें जो स्थापित करते हैं उसके लिए कौन से यान की जरूरत होगी, प्रमोचन यान अर्थात लॉन्च व्हीकल कौन है। तो दोस्तों इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि PSLV GSLV के बारे में सब आपको संपूर्ण रॉकेट टेक्नोलॉजी में बताया। तो इसमें PSLV नामक लॉन्च व्हीकल का इसमें उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि PSLV को वार खार साहब इसरो कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई पोलर ऑर्बिट की। अब पोलर ऑर्बिट के बाद मैं बात करूंगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मैं आज यहीं तक रखता हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज में स्पेस टेक्नोलॉजी के लेके चल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।